नमस्कार साथियों। वेलकम टू क्रेडिबल आईएएस पीसीएस फैमिली। साथियों, आज एक नई इनिशिएटिव के साथ क्लास शुरू करेंगे, फंडामेंटल राइट्स। आज हम विजन आईएएस के जो इंडियन पॉलिटी के पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो नोट्स है उसको हम डिटेल में कंप्लीट करेंगे। और साथियों, ये इनिशिएटिव सिर्फ पॉलिटी को लेकर के नहीं है, बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स हैं। उन सब्जेक्ट्स को भी इस फैमिली में, इस चैनल में आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। तो इंडियन पॉलिटी को लेकर जो फंडामेंटल राइट्स है, एक ऐसा एरिया है जिससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो 2026 को लेकर के ये टारगेट है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस और भी बहुत सारे जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, मेरा नाम विशाल है। आज हम फंडामेंटल राइट्स की चर्चा करेंगे विजन आईएएस के नोट्स से, और ये सीरीज साथियों कंटिन्यू रहेगी और आपको इसमें सारी चीजें डिटेल में मिलेंगी, और जो भी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस सारे एस्पेक्ट्स को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स में कुछ महत्वपूर्ण बेसिक इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी यहां से भी सवाल पूछ लेता है। जैसे कैटेगरी ऑफ राइट्स की बात होती है तो सबसे पहला यही पूछ लेता है कि नेचुरल राइट और ह्यूमन राइट में क्या अंतर होता है। भाई, नेचुरल राइट वो राइट होती हैं जो बीइंग ए ह्यूमन, ऐसे बर्थ आपका ह्यूमन बीइंग में हो गया, उससे ही आपको नेचुरल राइट्स मिलती हैं। जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये आपका नेचुरल राइट है। दूसरी राइट की चर्चा हम करते हैं, ह्यूमन राइट क्या होती है। तो ह्यूमन राइट फंडामेंटल है, जैसे आदमी अपना गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जिए अच्छे से, और उसके पास चॉइसेस ऑफ लाइफ हो, तो उस तरह का उसको हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। जैसे राइट टू फेयर ट्रायल, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी धर्म में है, आपको किसी चीज और की पूजा करनी है, पत्थर की पूजा करनी, किसी और चीज की पूजा करनी है, तो आप स्वतंत्र हैं, किसी तरह से की पूजा पद्धति आप अपना सकते हैं। तो ये आपका साथियों ह्यूमन राइट है। इसके बाद हम देखते हैं लीगल राइट्स क्या होती हैं। लीगल राइट्स वो राइट्स होती हैं जो आपको पार्लियामेंट ने एक्ट के द्वारा, किसी कानून के द्वारा आपको दिया हुआ है। जैसे राइट टू स्ट्राइक और पेटेंट राइट। जैसे राइट टू स्ट्राइक इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होती हैं, जो ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी इंक्रिप्टेड है। जैसे हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, और भी बहुत सारी राइट्स हैं। तो ये डीपीएसपी, ये सब फंडामेंटल राइट्स हैं। क्या जाता है, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये राइट्स हैं सिविल और पॉलिटिकल राइट्स क्या होती हैं। जैसे पॉलिटिकल राइट्स, आपका वोट देने का अधिकार, ये आपका पॉलिटिकल राइट्स है। तो कंसर्न विद द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक पावर, आप किसी पोस्ट को होल्ड करते हैं, बिना डिस्क्रिमिनेशन से के सरकार आपको देती है, तो पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, वोट देना, ये सब आपका पॉलिटिकल राइट है। तो सिविल राइट क्या है? सिविल राइट एक तरह से आर कनेक्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ रियल सिटीजनशिप एंड पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। जैसे आप स्वतंत्र है, किसी भी धर्म को फॉलो करें, कहीं भी क्या जाता है, किसी भी चॉइस का एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, तो ये फ्रीडम, राइट टू सिविल राइट्स है। अभी हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स किस तरह से इंपॉर्टेंट हैं और उनके क्या रीजंस हैं। तो पहली बात तो यहां से सवाल पूछा, फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड एंड गारंटीड, दे आर जस्टिसेबल। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, जस्टिसेबल। जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में आराम से अप्रोच कर सकते हैं और सरकार, सुप्रीम कोर्ट आपकी सुनवाई करेगा।
दूसरा, ये पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लाइंड है, दिया हुआ है पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की चर्चा हुई है। तो दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट बिकॉज ऑफ टू रीजन, दीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे आर जस्टिसेबल। तो फंडामेंटल इसलिए है क्योंकि भाई यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी आपको गारंटी दे दिया है, सेफ्टी प्रिकॉशन है कि आपके राइट का अगर कोई वायलेशन करता है तो क्या जाता है, आप अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट्स में। दूसरा हम देखते हैं कि ये फंडामेंटल राइट इन्फ्लुएंस किस किस चीज से हुआ है। फंडामेंटल राइट्स इन्फ्लुएंस हुए हैं मित्रों, एक तो नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी, उससे भी क्या जाता है कि सबसे पहले 1928 में जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट बनी थी, उससे भी क्या जाता है फंडामेंटल राइट इन्फ्लुएंस है। फिर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ऑलरेडी हमने लिया है। तो फंड, और दूसरा 1931 में एक सेशन हुआ था, कराची सेशन, वहां से भी हमने फंडामेंटल राइट्स इन्फ्लुएंस ही। हाँ, अब देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का क्या जाता है, कितनी तरह की फंडामेंटल राइट्स, एक शॉर्ट स्नैपशॉट आप देख सकते हैं कि वैसे 6 तरह की फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 7 थी फंडामेंटल राइट्स। तो एक क्विक रिकैप आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी जो 14 से 18 तक है, राइट टू फ्रीडम 1922 तक है। इन सभी आर्टिकल्स को हम डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन एक स्नैपशॉट ले लीजिए। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25-28, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32, और फिर कल्चरल एजुकेशनल राइट 29-30। अब 7 तरह की फंडामेंटल राइट्स थी, लेकिन द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड एज ए फंडामेंटल राइट। तो 44th अमेंडमेंट द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को हमने फंडामेंटल राइट से अलग कर दिया, और ये अभी सिर्फ एक क्या जाता है, लीगल राइट है, और ये 301 ऑफ ए और पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट है, और 44th अमेंडमेंट से इसको हमने हटा दिया। इसके बाद हम देखते हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है साथियों, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। तो फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट, कुछ राइट्स ऐसी हैं कि जो क्या जाता है सभी लोगों के लिए है, मतलब एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया वो अवेलेबल है ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया, और कुछ राइट्स ऐसा है कि सिटीजन्स को भी और फॉरेनर्स के लिए भी, मान लीजिए कोई विदेशी है उनके लिए भी वो फंडामेंटल राइट वैलिड है। तो जैसे फंडामेंटल राइट जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए है वो 15, 16 नंबर, 19, 29, 30, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही वैलिड है। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या जाता है, चाहे सिटीजन ऑफ इंडिया हो, चाहे क्या जाता है विदेशी नागरिक हो या इंडियन सिटीजन हो, उनके लिए भी वैलिड है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, फंडामेंटल राइट जो सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए क्या जाता है, सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए 15, 16, 19, 29, 30 है, और अदर्स आर अवेलेबल टू सिटीजन हो चाहे विदेशी हो, उन सब के लिए है। फिर राइट अगेंस्ट हम देखते हैं, राइट अगेंस्ट, अब इसमें देखा जाता है कि राइट कौन कौन सी राइट्स अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट विथ फ्यू एक्सेप्शंस। मान लीजिए 17 नंबर और 15.2, मतलब यह है कि when rights that are available against the state action only are violated by the private individual। मान लीजिए कि 17 है कि जो अनटचेबिलिटी की बात करता है कि
प्राइवेट भी आदमी अगर क्या जाता है, आपका राइट्स का वायलेशन करता है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है कि आप मार्जिनलाइज सेक्शन से जाते हैं, एसटी समाज से आते हैं या अनटचेबल समाज से आते हैं, और आपके साथ कहीं किसी रेस्टोरेंट में कहीं पानी पीने के लिए, ऐसे विवाद हम देखते थे हमारे देश के इतिहास में बहुत होते रहे हैं। तो उसको लेकर के अभी भी अगर किसी का माइंडसेट इस तरह का है तो वो एक तरह से पनिशेबल ऑफेंस है, और जो ये करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये एक तरह का एक्सेप्शन। और तो ये आर्टिकल जो आपका है 17 नंबर और 15.2 क्या है, एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन पब्लिक एक्सेस की बात करता है। 15.2 रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, अगर यहां आपको कोई आप जा रहे हैं और कोई आपको रोकता है कि बिकॉज ऑफ आपका ये सर्टेन कास्ट है, इसके कारण आप नहीं जा सकते, या आप इस क्लास से बिलोंग करते इसके कारण आप नहीं जा सकते हैं, तो वैसे एक्शंस को पूरी तरह से लीगली प्रोटेक्टेड है, दे आर फंडामेंटल राइट्स। वैसे पर्सन के खिलाफ कार्रवाई या कोर्ट में आप सू कर सकते हैं। फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंड की जा सकती है? तो फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल अमेंड की जा सकती हैं सब। तो फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हम ध्यान में रखें, जो कि हमने केशवानंद भारती केस में दिया था, देखा था कि 1973 में हुआ था कि अब देखते हैं कि अमेंडेबिलिटी जो प्रोसीजर है, जस्टिसेबल एग्री पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वैसे इंसान जा सकते हैं फंडामेंटल सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं डायरेक्टली, बिना हाई कोर्ट में जाए। तो आर्टिकल 32 का उपयोग करके वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। फिर रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स की हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ये क्वालिफाइड होते हैं, और सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में क्या जाता है, फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है। द स्कोप ऑफ दिस राइट ऑल्सो लिमिटेड बाय आर्टिकल 31, 31B और C, 34, 35 और 30। तो ये जो है एब्सोल्यूट नहीं होते फीचर्स में। और इसके बाद सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात कर लें, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 20 और 21। तो फंडामेंटल राइट्स नेशनल इमरजेंसी में ही कौन सी फंडामेंटल राइट्स, अगर नेशनल इमरजेंसी है और फंडामेंटल राइट्स कौन सी नहीं टर्मिनेट की जाती और या सस्पेंड होता है, तो वो 20 और 21 किसी भी हाल में वो सस्पेंड नहीं होती है। लेकिन आर्टिकल 19 अगर इमरजेंसी डिक्लेयर है वॉर पे और या एक्सटर्नल एग्रेशन पे, तो क्या जाता है, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। लेकिन अगर आर्म रिबेलियन से क्या जाता है, होता है देश में, तो आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करता है, वो अमेंड नहीं किया जा सकता है। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं आर्टिकल दैट इज 12। 12 में साथियों स्टेट की डेफिनेशन है। स्टेट किसको कहते हैं? जैसा कि हमने देखा था कि स्टेट जो है, स्टेट का मतलब है यहां राष्ट्र से, और सरकार नहीं, मतलब कोई नेशन की बात हो रही है। स्टेट किसको कहते हैं? और इस आर्टिकल में बहुत ब्यूटीफुली स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है। तो स्टेट हैज बीन डिफाइंड एंड वाइडर एंड इंक्लूडिंग ऑल एजेंसीज, जैसे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी, ये सारे आपके स्टेट्स हैं। इसके बाद जैसे ओएनजीसी, कुछ पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हैं, या लोअर लेवल पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, सबको हम स्टेट की कैटेगरी में रखते हैं। तो कोर्ट्स फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट ओनली while they perform their non-judicial functions. Even a private body or agency working as an instrument of state falls within the meaning of the आर्टिकल स्टेट। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट को बहुत वाइडर कैनोटेशन के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आर्टिकल 12 ने। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 13 को। तो आर्टिकल 13 किसकी बात करता है? आर्टिकल 13 मित्रों, ये जो है कोई भी लॉ अगर बनता है वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के,
तो वैसे लॉ को इनवैलिड करार दिया जा सकता है। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और ब्रीचेस द राइट्स कॉन्फर्ड बाय द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या मतलब पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो, और इसी आर्टिकल में जुडिशियल रिव्यू का भी है, तो जुडिशरी वैसे कानून को जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं ये कुछ बेसिक डॉक्ट्राइन्स हैं जो आर्टिकल 13 को लेकर के है। तो आर्टिकल 13 को लेकर ये भी याद रखना है, इम्प्लिसिटली यहीं पे जुडिशियल रिव्यू की बात हुई है, और कुछ आर्टिकल्स से रिलेटेड यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ वीबर, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं ये क्या होता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, इफ fundamental right which eclipses the pre-constitutional law is amended to the extent that pre-constitutional law is no more inconsistent with the amended fundamental right, such law becomes valid again। मतलब अगर कोई लॉ प्री कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब हमारा देश आजाद नहीं था उस समय कोई कानून बना है और वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है या उसमें क्या जाता कोई विरोधाभास पैदा करता है, और वो 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, इनैक्ट हुआ था, उससे पहले वो कानून बना था, मतलब ब्रिटिश एरा में बना था, और वो अब वो कानून हमारे फंडामेंटल राइट्स में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, तो वैसे जो कानून है क्या जाता है पूरी तरह से इनवैलिड नहीं होंगे, वो वहां तक इनवैलिड होंगे जहां तक वो कॉन्ट्रडिक्टरी है। और दूसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी के, तो when a law violates any provision of the constitution, then instead of declaring the entire law illegal, only that portion of the law may be removed। मतलब वहां तक कोई भी कानून अगर कुछ उसका सब्सटेंस कोई पार्ट जो है विरोधाभास पैदा कर रहा है तो वहां उस पार्ट को हम रिमूव करते हैं, ना कि पूरे कानून को ही रिमूव कर दिया। ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी के बोलता है। डॉक्ट्राइन ऑफ वीबर की क्या बात है? डॉक्ट्राइन ऑफ वीबर, इसमें ध्यान रखना ये चीज कि व्हेन ए पर्सन इंटेंशनली चूजेस नॉट टू एक्सरसाइज ए राइट, ही इज प्रिक्लूडेड फ्रॉम चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ फॉर द बेनिफिट ऑफ विच द राइट इज वीव्ड इन इंडिया। का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति है और वो अपने जो लीगल राइट्स है, ऑर्डिनरी राइट्स है, या उसको कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए हैं तो वो उसको छोड़ सकता है, लेकिन क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को किसी व्यक्ति के लिए ही नहीं है, पूरी कम्युनिटी वेलबींग के लिए एक वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करने के लिए दिया गया है। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ वीबर कहता है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का क्या मतलब है कि प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी से इसमें ये लॉ कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कैन ओवररूल अर्लियर जजमेंट बट द इम्पैक्ट विद अप्लाई फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड रेट्रोस्पेक्टिव। इसका मतलब कोई कानून है और आपने पहले बनाया है, बहुत पास्ट में कोई कानून आपने बनाया है और उसमें कुछ प्रोविजंस आपने ऐड किए, तो वो आने वाले समय के लिए लागू रहेगा, ना कि पीछे के लिए। सपोज दैट, मान लीजिए कोई पर्सन क्राइम करता है आज के समय में और कानून का आपने पहले के लिए आपने कोई कानून पीछे है उसमें कुछ अमेंडमेंट कर दिया, कुछ चेंजेस कर दिया, तो आप पुराने कानून को अमेंड करके किसी प्रेजेंट व्यक्ति जो आज हो सकता है उस समय प्रीवियसली वो चीज, वो एक्ट इलीगल ना रहा हो, लीगल रहा हो, लेकिन अगर उस कानून का आपने बदलाव किया और आज किसी पर्सन को आप दंड देते हैं उस कानून के तहत, तो ये इनवैलिड है। तो ये प्रोस्पेक्टिव रूलिंग की बात है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ केसेस, देखते हैं फेमस केसेस, अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात होगी। तो सबसे पहले देते हैं शंकरी प्रसाद केस 1951 में हुआ था, जिसमें पार्लियामेंट ने कहा था पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि अमेंड कर सकती है। 1951 में हुआ था, थोड़ा ध्यान रखना है डेट में, खासकर यूपी पीसीएस वाले थोड़ा ध्यान रखें, इसमें डेट वगैरह बहुत पूछता है। और गोलकनाथ केस में क्या कहा था, फंडामेंटल राइट्स को बहुत ट्रांसेंडेंटल पोजीशन दी गई है और उसको अमेंड ही नहीं किया जा सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट पलट जाता है और कहता है कि केशवानंद भारती केस में कि फंडामेंटल राइट आर द बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन नॉट बी अमेंडेड।
बट दे कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्राइन आया था तो यहीं से आया था, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा केस आया था मिनर्वा मिल्स केस 1980। इसमें सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट किया आर्टिकल 368 क्लॉज 4, 368 क्लॉज 5 एज द कर्टेल जुडिशियल रिव्यू। तो मतलब कर्टेल जुडिशियल रिव्यू मतलब 368 4 और 5 है क्या? इसमें एब्सोल्यूट पावर पार्लियामेंट को था कि वो जो है क्या अमेंड कर सकता है, मतलब फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए एब्सोल्यूट पावर दी गई थी। तो इस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। फिर एक केस हुआ था आईआर कोल्हो केस 2007 का। तो इसी में लॉज प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल फ्रॉम द डेट ऑफ केशवानंद भारती केस, मतलब जब केशवानंद भारती केस का वर्डिक्ट आया था उसके बाद से कोई भी कानून अगर जुडिशियल 9th शेड्यूल में रखे जाते हैं तो वो भी जुडिशियल रिव्यू के, सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, यानी उसको वैलिड या इनवैलिड कर सकती है। तो उन केशवानंद भारती केस के बाद से अगर कोई भी कानून 9th शेड्यूल में है इसके बाद वो रिव्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी को। राइट टू इक्वालिटी हम देखते हैं, राइट टू इक्वालिटी क्या होता है। तो राइट टू इक्वालिटी, इसके दो कंसेप्ट हैं, ये दोनों कंसेप्ट हम देख लेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14। अब इसमें दो कंसेप्ट है, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा है क्या जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों को हम डिटेल में देख लेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये ब्रिटिश ट्रेडिशन से लिया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ, और ये नेगेटिव इन ओरिएंटेशन होता है कि मतलब स्टेट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन दो सिटीजन्स। मतलब कानून के समझ, चाहे कोई राजा हो, कोई रंग हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, सभी लोग लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं। तो ये इस नेगेटिव है। और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अमेरिका से लिया गया है, अमेरिकन ट्रेडिशन को हम फॉलो करते हैं इसमें। और इसमें पोज इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंस अलाउस प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें हम प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, दो क्लास के बीच में बहुत भेदभाव है और कोई बहुत हाई क्लास है और कोई डेवलपमेंट विकास के प्रोसेस में छूट गया है, तो उसके लिए कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं हम, जैसा कि रिजर्वेशन वगैरह सरकार वो प्रावधान करती रहती है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें रूल ऑफ लॉ। अब तो सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ लॉ, absence of arbitrary power, equality before law as embodied in article 14, as embodied in article 14 is a part of basic structure of the constitution। मतलब रूल ऑफ लॉ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं दिया है कि बेसिक स्ट्रक्चर ये चीज होता है, और टाइम टू टाइम वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता रहता है, उसमें कहा रूल ऑफ लॉ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सब पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, बताते रहते। इंदिरा का सोहानी केस हुआ था 1992 में, रूल ऑफ लॉ मेंशन्ड एज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया है, जिससे क्या जाता है कि सरकार वैसे सब्जेक्ट को, वैसे सब्सटेंस को फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स सरकार छेड़छाड़ ना कर सके। फिर कुछ एक्सेप्शंस हम इक्वालिटी की देखते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हम इक्वालिटी के देखते हैं, जैसे फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सरकार इंप्लीमेंट करती है तो वहां पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। इम्यूनिटी कुछ प्रेसिडेंट को है ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट, एमपी एमएलए उसी तरह से दे आर, मतलब इनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हैं, इनको कुछ इक्वालिटी प्रिंसिपल में।
इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 15 को देखते हैं। आर्टिकल 15 को देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है, इन केसेस के आधार पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के आधार पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, इन केसेस पे क्या जाता है, सरकार कहती इन सब्सटेंस के आधार पे कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। सो बेसिकली स्टेट कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, और कि किसी का अपमान हो या किसी को कम प्रिविलेजेस मिले या कम अपॉर्चुनिटीज मिले। इन मान ली किसी कोई फीमेल है, जैसा कि हम देखते हैं कि उनको प्रिविलेजेस कम मिलता है या उनको अपॉर्चुनिटीज कम मिलता है, तो वैसे सारे केसेस में आप लिंग या सेक्स आधार पे देखकर या धर्म के आधार पे देख करके आप कोई निर्णय नहीं देंगे। इसके बाद आर्टिकल 15 क्लॉज 1 prohibit the state from discrimination against any citizen on grounds only of religion, race, caste or sex, place of birth of any। मतलब एनी कोई भी सिटीजन इस इन मैटर्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। क्लॉज 15 क्लॉज 2 प्रिवेंट प्राइवेट सिटीजन, मतलब जो व्यक्ति हैं प्राइवेट में किसी के साथ एक दूसरे के खिलाफ मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं कि तुम इस तरह से हो उस तरह से हो। एक्सेप्शन, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इक्वल प्रोहिबिशन की तो बात करता है, लेकिन स्टेट इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस रख सकता है फॉर प्रमोशन ऑफ सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए, विमेन्स कम्युनिटी के लिए। और इसको लेकर के 15 क्लॉज 4 में हमने देखा है कि सरकार ने क्या किया था इसमें। 1951 में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास सिटीजन एडेड बाय 15 क्लॉज 5 93rd अमेंडमेंट। तो ये जो ओबीसी को 27% आरक्षण में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशंस में, ये 93rd अमेंडमेंट में किया गया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये एक्ट बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी के लिए किस आर्टिकल 15 क्लॉज 6 के तहत, 15 क्लॉज 6 के तहत बाय 103 अमेंडमेंट के द्वारा, 103 अमेंडमेंट, तो 103 अमेंडमेंट के द्वारा क्या जाता है, ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी को आरक्षण मिला है, रिजर्वेशन मिला है। और 15 क्लॉज 5 जो है, याद रखना है आपको, ओबीसी के लिए है, एडमिशंस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह में। 93rd अमेंडमेंट का, तो दोनों अमेंडमेंट्स याद रखिए, क्लॉज भी याद रखिए, 15 क्लॉज 6। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 16 को देखते हैं। आर्टिकल 16 क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, तो प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन इन एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट ऑन ग्राउंड रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंट के आधार पर, इन आधार पे आप अपॉर्चुनिटी से वंचित नहीं कर सकते या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद कुछ एक्सेप्शन है। स्टेट एक कंडीशन दे सकता है कि रेसिडेंस को कह सकता है किसी एम्प्लॉयमेंट को देने के लिए, स्टेट यूटी में मान लो किसी ट्राइब्स वगैरह की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ एम्प्लॉयमेंट से आपको अगर नहीं अपॉर्चुनिटी इक्वली मिल रही है, तो स्टेट वैसे प्रोविजंस कर सकता है। ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के एक्सेप्शंस है। फिर सरकार कुछ रिजर्वेशन के प्रोविजंस कर सकती है इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास के लिए, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये 16 के तहत है। इसके बाद हम देखते हैं 17 आर्टिकल। में अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात हो रही है। अनटचेबिलिटी की बात हो रही है। तो अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी empowers the parliament to make it punishable offense। तो इसमें आपको एक चीज तो ये आपको ये आर्टिकल का नाम याद रखना है, इसके साथ ही साथ
दो एनेबलिंग प्रोविजंस भी है, इसमें आपको याद रखना है। तो एक है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, इसको हम इनिशियली इसका नाम था अनटचेबल ऑफेंस एक्ट 1955, और शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एबोल्यूशन ऑफ, एक तो आर्टिकल 17 एबोल्यूशन की बात करता है कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत किसी तरह का नहीं होना चाहिए समाज में। दूसरा, इसका सरकार ने इस एक्ट को इस सब चीजों से बचने के लिए बहुत हार्शर पनिशमेंट, कुछ ऐसे प्रोविजंस लाए जिससे पनिशमेंट को और हार्श किया जा सके। इसके लिए सरकार ने एक कानून बनाया, शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ये बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा है, तो इसको आप याद रखिएगा। और इसको याद रखना, कभी कभी ये भी आपसे पूछता है कि आर्टिकल 17 एक ऐसा आर्टिकल है जो अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल भी काम करता। अगर आपका कोई मित्र है या कोई डिफरेंट क्लास का व्यक्ति है, अगर आपके साथ इस तरह की हरकत कोई करता है जो आपकी डिग्निटी के खिलाफ है और जो मानव गरिमा के खिलाफ है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसके बाद हम आर्टिकल 18 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 18 जो है टाइटल्स की बात करता है। टाइटल्स, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। अब यहां किन सिचुएशंस में किसको टाइटल देना है, किसको नहीं देना है, इसको ध्यान में रखना है। प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग, मतलब पहले स्टेट क्या करता था, मतलब बिफोर 1950, बिफोर 1947 स्टेट क्या करता, बहुत सारे ब्रिटिशर्स के ज़माने से लोगों को टाइटल्स मिलता था, राजा, राय बहादुर या फलाने, उस तरह के टाइटल्स मिलते थे। तो अब ये इस तरह का मिलिट्री, मतलब कि स्टेट किसी को टाइटल नहीं दे सकता है अदर देन, मतलब मिलिट्री एकेडमिक डिस्टिंक्शन आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरिट रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, लेकिन टाइटल्स कोई स्पेसिफिक स्टेट नहीं देगा। दूसरी चीज है प्लेसेस लिमिटेशन अपॉन एनी सिटीजन और नॉन सिटीजन हु होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग एनी टाइटल। हाँ, जिसके पास भारत सरकार में कोई कार्यरत है वो किसी तरह का टाइटल किसी विदेशी कंट्री से नहीं ले सकता, इसको आपको ध्यान में रखना है। विदाउट द, अगर ले तो विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 19 की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो खासकर बहुत चर्चा में भी रहता है, बहुत डिबेटेबल आर्टिकल है। कई बार फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का हनन होता है, तो उसको लेकर को आपको ध्यान में रखना क्या क्या आपको जानना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे ऐसे सिटीजन की इस आर्टिकल में क्या क्या चीजें हैं, आपको क्लॉज बाय क्लॉज इस चीज को याद रखिए। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है इसमें। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच गारंटीज टू ऑल सिटीजन, इसमें 6 तरह की राइट की बात हुई है। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ दीज राइट्स ओनली ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 इटसेल्फ, नॉट ऑन एनी अदर ग्राउंड। मतलब 6 तरह की बात हुई है और इसमें हम क्लॉज बाय क्लॉज देखेंगे। पहला है 19 क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है। प्रोपोगेट वंस व्यू अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, मान लीजिए आपका फोन है, मित्र है, इसके खिलाफ भी आपके राइट है, कोई आप कन्वर्सेशन को टैप कर रहा है और किसी चीज को किसी को और सुना रहा है, तो ये आपका राइट टू प्राइवेसी का एक तरह से उल्लंघन है। राइट अगेंस्ट बंद, ये आपको याद रखना, राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन है लेकिन राइट टू स्ट्राइक नहीं है, इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। तो राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन तो है लेकिन राइट टू स्ट्राइक नहीं है। फिर इसके बाद फ्रीडम ऑफ साइलेंस की बात है। राइट टू स्ट्राइक एक स्टैट्यूटरी राइट है, एक तरह से स्टैट्यूटरी राइट है। तो इसको भी कुछ ग्राउंड्स दिए हैं, कुछ ग्राउंड्स दिए हैं, आपको ध्यान में रखना है कि ग्राउंड्स कौन कौन से ग्राउंड्स हैं फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो कभी कभी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को कर्टेल करने के लिए, क्योंकि भारत की एकता और बंधुता बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो इसके नाम पे या कि स्टेट जो है आर्टिकल 19 को कर्टेल कर सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज बी, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स।
assemble peacefully without arms, तो right to hold public meetings, demonstration, और not right to strike. एक्सेस आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, भारतीय मतलब सरकारी जमीन पर इस तरह के धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक नहीं कर सकते। ये 19 क्लॉज बी कहता है असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। 19 क्लॉज सी क्या कहता है? फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। एक एक कीवर्ड्स याद कर लीजिए, कोशिश करिए। ये पीसफुली की बी पीसफुली की बात करता है, और दूसरा फॉर्म एसोसिएशन, तो राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी एंड कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस आप बना सकते हैं। इवन राइट टू ज्वाइन, नॉट टू ज्वाइन। अगर कोई आपसे जबरदस्ती कहता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की ज्वाइन कर लीजिए ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका हक है, आप प्रेम से कह सकते हैं कि नहीं भाई, हमको किसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो ये है। इसके बाद 19 क्लॉज डी क्या कहता है? देखिए, इसमें ध्यान में रखना है, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राइट टू मूव आउट ऑफ ए कंट्री आर्टिकल 21 का पार्ट है, और राइट टू सेटल और गो इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया ये आर्टिकल 19 क्लॉज डी की बात कहता है। तो अगर आप कहीं विदेश जाना चाहते हैं और आपके मूवमेंट को अगर सरकार कर्टेल करती है, तो ये आपके आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। और अगर आप किसी देश के किसी कोने में जाना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं या बसना चाहते हैं, तो वो आर्टिकल 19 क्लॉज डी में ऐसा प्रावधान है। लेकिन स्टेट कभी कभी आपके रिस्ट्रिक्शन को कर्टेल कर सकती है, ताकि भारतीय जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसके नाम पे, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे और इंटीग्रिटी के नाम पे। इसके बाद हम लास्ट देखते हैं, ये है सेटल और रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, 19 क्लॉज डी। और 19 क्लॉज एफ क्या कहता है? प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, इसकी बात करता है। तो इन सब में याद रखिए कि इसमें कुछ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं आर्टिकल 19, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 20 में। इस पे जो प्रोविजंस है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर आप मान लीजिए कोई अपराध करते हैं, तो वैसे सिनारियों में अगर आपके क्या क्या अधिकार हैं वो हमको जरूर जानना चाहिए। तो एक इसमें 3 तरह की बातें हैं। एक तो है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, लिमिटेशन ऑन इनैक्टमेंट ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज इम्पोज्ड ओनली ऑन क्रिमिनल लॉस एंड नॉट ऑन सिविल लॉस और टैक्स लॉस। मतलब क्राइम, कोई क्राइम कमिट करता है, तो अगर क्राइम वहाँ पे किसी 5 साल की सजा है, तो सरकार पीछे जाके उसमें 10 साल नहीं कर सकती है। तो भविष्य के लिए वो नहीं, पीछे कोई क्राइम अगर कोई व्यक्ति करता है आज के समय में, तो सरकार कोई पुराने कानून को बदलाव करके उसकी पनिशमेंट को बढ़ा नहीं सकती है। और ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस में लागू होता है, और सिविल केसेस और टैक्स वाले केसेस में नहीं है। इसके बाद डबल जियोपर्डी का मतलब क्या होता है? आर हाउएवर नॉट ट्रीटेड एज वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। मतलब किसी व्यक्ति को क्या जाता है, एक गुनाह के लिए डबल आपको क्या जाता है, सजा नहीं दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, उसकी सजा 5 साल है, तो आप उसको 5 साल ही देंगे एक बार। इसके बाद नो सेल्फ रिव्यू, किसी को इतना मजबूर मत कर दीजिए। द प्रोटेक्शन डस नॉट टू कंपल्सरी क्या जाता है, टू विटनेस, मतलब अपने खिलाफ खुद वो गवाही दे। तो ये नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात है कि ब्लड सैंपल, थंब दो, जबरदस्ती कभी कभी पुलिस 3rd डिग्री या लगाने के चक्कर में या चीज़ें उगलवाने के चक्कर में इस तरह का चीज़ें करती हैं कि आप ये चीज़ें करिए ताकि केस सॉल्व हो सके। तो आप इसमें नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात हुई है। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 21 को। आर्टिकल 21 ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और ये ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर में भी और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो इसमें नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सन एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। इसकी बात है, गोपालन केस एक हुआ था 1950 में। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन। इसका मतलब है कि अगर सरकार कोई क्या जाता है
लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट में कोई कानून बनाती है तो उसके खिलाफ कोई प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव कोई ड्रकोनियन इस तरह से कानून पास करता है एग्जीक्यूटिव वे में, मतलब निर्णय ले लिया एक कमरे में बैठ करके, तो वैसे तो इसमें क्या जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हैं, प्रोटेक्शन है। फिर मेनका गांधी केस हुआ 1978 में, सुप्रीम कोर्ट टुक ए वाइडर इंटरप्रिटेशन हेल्ड दैट प्रोटेक्शन इज अवेलेबल नॉट अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन बट ऑल्सो अगेंस्ट आर्बिट्री लेजिस्लेटिव। यहाँ लेजिस्लेटिव थोड़ा फ्री था, अगर पार्लियामेंट में कोई कानून पास हो गया है मिल करके वो सभी लोगों ने पास कर लिया है, तो क्या जाता है, सुप्रीम कोर्ट क्या जाता है, प्रोटेक्शन नहीं देगा, सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन अगर कोई आर्बिट्री है उसके खिलाफ देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मेनका गांधी केस में कहता है नहीं भाई, इसमें आर्बिट्री जो एग्जीक्यूटिव एक्शन के साथ साथ ही अगर आप कोई कानून बनाते हो और वो कानून जो है क्या जाता है, जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, और तो वैसे कानून को भले आप पार्लियामेंट से पास कराए हैं, वैसे कानून को भी जुडिशरी एग्जामिन कर सकती है, रिव्यू कर सकती है और नल एंड वाइड घोषित कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। आर्टिकल 21 में ही ध्यान में रखना है इसको। तो आर्टिकल 21 इसलिए इंपॉर्टेंट है मित्रों कि आर्टिकल 21 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एज ए इंडिविजुअल अपनी पर्सनल लाइफ के लिए और चॉइसेस ऑफ लाइफ को एक वाइड करने के लिए, जीवन डिग्निफाइड मैनर में जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में या बहुत क्या क्या इसमें राइट टू लाइफ को फंडामेंटल राइट तो है ही है, लेकिन क्या क्या चीज़ें जैसे फंडामेंटल राइट है उसमें राइट टू पोल्यूशन एंड फ्री इन्वायरमेंट इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट। तो राइट टू इन्वायरमेंट और ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। इसके बाद राइट टू सेटल शेल्टर, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू क्या जाता है, फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, ये भी आपका एक आर्टिकल 21 के तहत ये सारे फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू इंफॉर्मेशन जो कि 2005 में बना था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इस एक्ट में अमेंडमेंट्स भी बहुत सारे हुए हैं, तो ये सब किसके पार्ट है। राइट टू पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ये केस हुआ था, तो ये सारे आर्टिकल 21 के पार्ट है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। इट मैंडेट्स द स्टेट्स कि टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स की बात करता है। तो 6 से लेकर 14 साल तक सभी बच्चों के लिए क्या जाता है, शिक्षा का फ्री एजुकेशन का अधिकार है। ये किस कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ था, ये 86 अमेंडमेंट के द्वारा 86 अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ है 2002 में। और इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 21A द पार्लियामेंट इलेक्टेड राइट टू चिल्ड्रन फ्री एजुकेशन कंपलसरी एजुकेशन, जिसको RTI एक्ट ये 2009 में हुआ है। तो एक तरह से फंडामेंटल राइट कब घोषित हुई ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछता है, 2009 में हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। 2009 में ये 6 से लेकर 14 तक एक तरह की फंडामेंटल राइट। तो इसी के साथ मित्रों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे किसी नए सेशन में। और इंडियन पॉलिटी का कल सेकंड पार्ट आएगा और इसी फंडामेंटल राइट्स का, और बहुत सारे और इनिशिएटिव इस क्रेडिबल IAS PCS की फैमिली में इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री इनिशिएटिव विजन IAS के जितने भी नोट्स हैं, PT पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस पॉइंट ऑफ, आपको पूरा डिटेल मिलेगा। तो इस चैनल को अगर हमारे प्रयास में आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिएगा, अपना पॉजिटिव कमेंट दीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।